हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि एक प्राइवेट कंपनी का और एक पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे रजिस्टर की जाती है कोई भी कंपनी, या वो पब्लिक हो या फिर वो प्राइवेट हो। तो इस लेक्चर का टॉपिक हमारा होगा कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके क्या प्रभाव होंगे, कहाँ कहाँ काम आएगा वो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। तो आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे वो करेंगे। तो फर्स्ट है, अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो वो एक लीगली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। पहला ही प्रभाव क्या होगा कि वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। रजिस्टर्ड मतलब अब वो इलीगल नहीं है, वो कानून के तहत रजिस्टर्ड करवा लिया गया है। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा वो है कि कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस। एविडेंस कहां पर? कोर्ट में। कोर्ट में एक एविडेंस प्रमाण के रूप में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है कि ये देखो हमारे पास इसका सर्टिफिकेट है और ये हमारी कंपनी है जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है, इसका वास्तव में अस्तित्व है। तो कोर्ट में उसके एग्जिस्टेंस के प्रमाण के रूप में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। थर्ड इफेक्ट पड़ेगा, कैन परचेज और सेल प्रॉपर्टी असेट्स। तीसरा प्रभाव यह होगा कि अब वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कैसे? सेल भी कर सकती है, कोई असेट्स परचेज भी कर सकती है, कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज कर सकती है, किसी पर वाद प्रस्तुत कर सकती है, मतलब कि केस कर सकती है अपने नाम से। दूसरा, उस पर भी वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, उस कंपनी पर भी केस किया जा सकता है, वो जायज़ माना जाएगा। इसके बाद है परपेचुअल और परमानेंट एग्जिस्टेंस। परमानेंट एग्जिस्टेंस ये क्या है? अगर एक बार रजिस्टर्ड करवा ली जाती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, तो अब उसका एग्जिस्टेंस परमानेंट हो गया, परपेचुअल हो गया, वो कभी खत्म नहीं होगा। जब तक कि कोर्ट या मेंबर उसको खत्म ना करें तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा। इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे कि मेंबर आते रहते हैं, मेंबर जाते रहते हैं। जैसे कई बार कोई मेंबर मर गया, कोई मेंबर रिटायर हो गया, किसी मेंबर ने सेल बेच के मेंबरशिप खत्म कर ली खुद की, तो कंपनी के एग्जिस्टेंस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी अस्तित्व में बनी रहेगी। तो इसलिए एक कहावत भी है इसमें कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कि सदस्य हैं जो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ये कंपनी हमेशा के लिए चलती रहती है। अगर एक बार रजिस्टर्ड करवा ली तो उसका परमानेंट एग्जिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन। रजिस्टर्ड करवाने के बाद वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगी। इसका मतलब क्या हो, इसके क्या प्रभाव होंगे आगे, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। अब कंपनी और मेंबर दो अलग अलग बातें हो जाएंगी। कंपनी अलग होगी, मेंबर्स अलग होंगे। इसकी एक अपनी कॉमन सील होगी। अब इसकी एक सार्वमुद्रा मोहर बन जाएगी, ये अपने मेंबर से अलग होगी। जो मेंबर ने जो अपने पर्सनल लेवल पर काम किए हैं उसके लिए कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी, और जो कंपनी ने काम किए हैं उसके लिए मेंबर्स जिम्मेवार नहीं हों। ये था आपका आर्टिफिशियल पर्सन। सिक्स्थ पॉइंट है आपका कंपनी एंड मेंबर्स बाउंड हो जाएंगे कहां? MOU पर और AOU पर। ये क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर एक बार रजिस्टर्ड हो गई कंपनी, वैसे तो मेमोरेंडम पर पब्लिक कंपनी में केवल 7 ही मेंबर्स के साइन होते हैं और प्राइवेट कंपनी में केवल 2 मेंबर्स के ही साइन होते हैं। लेकिन एक बार अगर रजिस्टर्ड हो जाएगी तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी में जितने भी सदस्य हैं, इन 7 को छोड़कर, उन्होंने भी इस पर अपनी सहमति दर्ज करवाई है। बेशक से उन्होंने साइन नहीं किए, लेकिन रजिस्टर्ड होने के बाद ये मान लिया जाएगा कि कंपनी के MOU और AOU पर सभी मेंबर्स की सहमति है, सभी के साइन हैं। अगर रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो कंपनी और मेंबर इन पर बाउंड है। बाउंड का मतलब है जो बातें इन पर लिखी हुई हैं, जो रूल और रेगुलेशन इनके अंदर लिखे हुए हैं, जो प्रोसीजर लिखे हुए हैं, वो फॉलो करने ही पड़ेंगे कंपनी और मेंबर को। वो मजबूर हैं, वो बाउंड हैं। अब ये था आपका 6 पॉइंट।
जो है MOU और AOU से रिलेटेड। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी है जो सिर्फ रजिस्टर्ड तक के प्रोसेस पर अब अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। मैंने बताया था एक बार पहले भी कि किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन में 4 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्रमोशन होता है, दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन, जिसको हम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, जो अभी चल रहा है हमारा टॉपिक फिलहाल वो रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ही है। थर्ड होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन और फोर्थ होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को शुरू करना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये 4 पार्ट होते हैं। प्राइवेट कंपनी को सिर्फ ये 2 पार्ट ही कवर करने होते हैं, उसके बाद वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। यानी कि अगर एक बार इनकॉर्पोरेशन करवा लिया तो वो अपना बिजनेस यहीं से शुरू कर देगी। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए क्या होगा, उसके बाद कैपिटल भी इकट्ठी करनी पड़ेगी जनता से, उसके बाद एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, तब जाकर वो पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी को सिर्फ 2 ही प्रोसेस, 2 ही स्टेप कवर करने हैं। इसलिए ये पॉइंट आया था कि प्राइवेट कंपनी अब, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, प्राइवेट कंपनी यहीं से अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, अपना व्यवसाय आरंभ कर सकती है। ये प्रभाव पड़ेंगे एक कंपनी के रजिस्टर्ड होने पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका कि जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है। ये क्या बात है कि कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है, ये दूसरा टॉपिक रहेगा आपका अब। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ए कंक्लूसिव एविडेंस। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, कंक्लूसिव एविडेंस है। इसका क्या मतलब है? अगर एक बार रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो ये बात मान ली जाएगी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटी करने के बाद हुआ है। यानी कि कंपनी ने सारी अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं। उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उन पर जितने मेंबर्स के साइन होने चाहिए थे वो साइन है, वो लिखित में है और सभी के सभी माइनर नहीं है। ये सारी बातें मान ली जाएंगी। तो इस बात का प्रमाण होता है रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब है कि निश्चयात्मक प्रमाण, पक्का प्रमाण, कि ये बात पक्की तरह से मान ली जाएगी कि अगर एक बार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया तो सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हुई मान ली जाएंगी उस कंपनी की। भले ही वो पूरी ना हुई हो लेकिन वो मान ली जाएंगी, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है वो इस बात का पक्का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। कौन सी बातें मान ली जाएंगी वो अब देखते हैं हम, कौन सी बातें। फर्स्ट है आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड। ये इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया था 7 और 2, 7 पब्लिक कंपनी के केस में और 2 प्राइवेट कंपनी के केस में 7 मेंबर और 2 मेंबर के साइन होने जरूरी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर। अब अगर एक बार सर्टिफिकेट मिल गया रजिस्ट्रेशन का तो ये बात मान ली गई कि इस पर 7 लोगों ने साइन किए हैं पब्लिक कंपनी के केस में और 2 लोगों ने साइन किए हैं प्राइवेट कंपनी के केस में। कम से कम 2 लोग और कम से कम 7 लोग, बेशक से उन्होंने साइन ना की हों। कैसे हो सकता है कि फ्रॉड साइन करती हों। फ्रॉड साइन कैसे, 7 लोगों ने साइन करने थे, कम से कम 2 लोगों ने ही 7 के साइन कर दिए। अपने तो किए ही किए, बाकी 5 के भी कर दिए अपनी तरफ से। उसके बाद में पता लगा इस बात का, इस इरेगुलरिटी का बाद में पता लगा सर्टिफिकेट इशू हो जाने के बाद कि 2 लोगों ने ही जाली साइन कर दिए थे 7 के 7 के, तो कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी जांच पड़ताल नहीं होगी और उसके रजिस्ट्रेशन को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कि 2 लोगों ने ही जाली साइन कर दिए थे 7 लोगों ने। इस बात की कोई भी जांच पड़ताल नहीं होगी, क्योंकि सर्टिफिकेट है जो रजिस्ट्रेशन का वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है। किस बात का एविडेंस है कि सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है। हो सकता है वो माइनर हो, 18 साल से कम हो, 7 में से क्या पता 2 मेंबर ऐसे हैं जो 18 साल से कम है और उन्होंने भी साइन कर रखे हैं MOU पर, तो ये बात मान ली जाएगी कि वो माइनर नहीं है, वो मेजर ही है अगर वो सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फर्स्ट आपका पॉइंट था मेमोरेंडम और आर्टिकल पर जो साइन किए गए हैं वो जायज़ हैं,
जितने कम से कम मेंबर चाहिए उतने कम से कम मेंबर ने किए हैं और फ्रॉड साइन नहीं किए हैं। दूसरी बात है कि जाली साइन नहीं किए और सारे के सारे माइनर हैं। दूसरा पॉइंट है डेट। इसका क्या मतलब हुआ, जिस भी तारीख को सर्टिफिकेट मिला उसी तारीख से माना जाएगा कि वो एक रजिस्टर्ड संस्था बन चुकी है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। इस मामले में एक केस है कि जैसे एक व्यक्ति ने क्या किया, सारी की सारी फाइल बनाकर डॉक्यूमेंट सारे लगाकर लीगली 6 जनवरी को रजिस्ट्रार के ऑफिस में ले गया रजिस्टर्ड करवाने के लिए कंपनी को 6 जनवरी को, और 6 जनवरी को ही उसने क्या किया, शेयर अलॉट कर दिए। हालांकि कर नहीं सकता क्योंकि अभी तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो अलॉटमेंट तो हो ही नहीं सकती। उसने क्या किया, 6 जनवरी को ही रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऑफिस में गया और 6 जनवरी को ही क्या किया, शेयर भी इशू कर दिए। अब रजिस्ट्रार ने क्या किया, हालांकि ये बात इलीगल है कि शेयर अलॉट कर चुका हो, शेयर अलॉट नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार के पास वो फाइल आई 8 तारीख को, 8 तारीख को उसने क्या किया, 8 जनवरी को सर्टिफिकेट इशू कर दिया, लेकिन डेट क्या डाली उस पर, 6 जनवरी। तो वास्तव में 8 तारीख को उसने इशू किया अपना सर्टिफिकेट, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, लेकिन उस पर डेट क्या डाली है, 6 जनवरी। तो 6 जनवरी 2 दिन बैक की डेट डाल दी, तो 6 जनवरी का मतलब है शेयर अलॉट हुए थे 6 जनवरी को, तो रजिस्ट्रेशन 6 जनवरी को माना जाएगा और शेयर भी अलॉटमेंट 6 जनवरी को हुई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो शेयर अलॉट हुए थे वो लीगल हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं माननी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जिस डेट को इशू होगा सर्टिफिकेट वो मायने नहीं रखता, बल्कि मायने ये रखेगा कि उस पर डेट डाली क्या हुई है, किस डेट का मेंशन हुआ उस सर्टिफिकेट पर, उसी डेट से वो कंपनी रजिस्टर्ड मानी जाएगी। पहला था MOA और AOA पर साइन, दूसरा है आपका डेट, थर्ड पॉइंट आता है मेंबर्स के साइन। ये बात वैसे पहले आ चुकी है इसमें, मेंबर्स साइन। इसमें 2 ही बातें हैं कि बेशक से माइनर हो तो भी कोई जांच पड़ताल नहीं होगी, 7 से कम है कोई जांच पड़ताल नहीं होगी, फ्रॉड साइन कर दिए कोई जांच पड़ताल नहीं होगी। बस एक बार क्या है कि सर्टिफिकेट इशू हो चुका हो, अगर सर्टिफिकेट इशू हो चुका है तो मान ली जाएंगे कि मेजर ने साइन किए हैं, 7 कम से कम साइन हुए हैं और फ्रॉड नहीं है, सारे के सारे जाली नहीं है, सारे के सारे लीगल हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि MOA पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन कर दिए, लेकिन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन से पहले और साइन करने के बाद इसमें चेंज कर दिया इन्होंने। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करने के बाद, हालांकि कोई चेंज नहीं कर सकते अगर एक बार साइन कर दिए हैं तो, साइन करने के बाद, लेकिन रजिस्टर करने से पहले उन्होंने क्या किया, इसमें चेंज कर दिया और फिर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो ये जो चेंज हुआ है ये माना ही नहीं जाएगा, लीगल माना जाएगा, कोई भी जांच पड़ताल होगी ही नहीं। तो ये पॉइंट था आपका थर्ड। फोर्थ पॉइंट है आपका मेंशन ऑफ शेयर्स, कि जिन लोगों ने साइन किए हैं उन लोगों ने साइन के आगे ये बात लिख दी है कि उन्होंने कितने कितने शेयर उस कंपनी के खरीद रखे हैं। हालांकि बेशक वो बात ना लिखी हुई हो तो भी ये मान लिया जाएगा कि जिन लोगों ने साइन किए थे उन लोगों ने ये बात भी मेंशन कर दी है कि उन लोगों ने कितने साइन किए हैं। फिफ्थ पॉइंट है लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज, इस बात का भी प्रमाण है ये सर्टिफिकेट कि सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई हैं, बेशक से पूरी ना की गई हो, बेशक से कोई इरेगुलरिटी हो, अनियमितता हो, लेकिन मान लिया जाएगा कि सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हैं। अगर पूरी नहीं भी हैं तो भी उस कंपनी के एग्जिस्टेंस पर, अस्तित्व पर कोई भी आंच नहीं आएगी, उसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, मतलब कि रजिस्ट्रेशन को रद्द नहीं कर सकते हम, बेशक से कोई अनियमितता हो। क्यों नहीं करेंगे, एक तो रजिस्टर्ड हो चुकी है वो कंपनी, अब रजिस्टर्ड ही क्यों की, अगर कोई गलती थी तो पकड़नी चाहिए थी, रजिस्टर्ड कर दी तो कोई गलती है तो इग्नोर होगी, सीधी सी बात है। दूसरी बात, अगर रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसमें बहुत सारी पार्टियां जुड़ जाएंगी, बहुत सारी पार्टी के इंटरेस्ट होंगे उसमें, मेंबर्स भी हैं उसमें, उनकी कैपिटल लगी हुई है, लेंडर्स भी हैं जिन्होंने पैसा दिया है, बैंकर्स, बैंक होते हैं जैसे, उसके बाद और बहुत सारे पर्सन हैं जो इंक्लूड हैं, इन सब के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। अब
इन सब के पैसे, मेहनत लगी हुई है, टाइम लगा हुआ। अगर इस अब रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया तो इन पार्टीज को नुकसान होगा। तो ये बातें थी कि कंक्लूसिव एविडेंस क्या है, किस बात का प्रमाण है। इसके अलावा एक बात ये भी आती है, मान लो लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है उस कंपनी का, इलीगल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, उद्देश्य क्या है, इलीगल है, गैर कानूनी है, अवैधानिक उसका उद्देश्य है, और इलीगल ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने रजिस्टर करवा ली कंपनी। ये हो गया जो उसका रजिस्ट्रेशन। अब सर्टिफिकेट भी मिल गया उसको, रजिस्टर्ड होगी कंपनी। अब जो सर्टिफिकेट मिला हो वो सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि वो कंपनी वास्तव में एग्जिस्ट करती है। अगर रजिस्टर्ड होगी इसका मतलब ये नहीं कि अब इलीगल वो लीगल में बदल जाएगा, नहीं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव इलीगल ही रहेगा, लेकिन वो सब सिर्फ इस बात का प्रमाण देता है कि अब वो कंपनी वास्तव में एग्जिस्ट करती है। उस पर केस हो सकता है, वो केस कर सकती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये बातें इंक्लूड हो गई हैं। सिर्फ उसका लीगल ऑब्जेक्टिव इलीगल ऑब्जेक्टिव लीगल में कन्वर्ट नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव उसका इलीगल ही रहेगा अभी भी, बेशक से उसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल गया है। तो इस बात का प्रमाण है कि वो जो कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब है कि वो इस बात का प्रमाण है कि वो अब अस्तित्व में आ चुकी है कंपनी। इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसकी इलीगलिटीज लीगलिटीज में बदल जाएगी, नहीं, वो सिर्फ उसके अस्तित्व के बारे में बताती है। तो ये 3-4 बातें थी जिन बातों का प्रमाण ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताता है कि माइनर कंपनी, बेशक से माइनर ने किए हों वो मेजर मान लिए जाएंगे, बेशक से 7 लोगों से कम किए हों वो 7 के मान लिए जाएंगे, बेशक से क्या कि जाली साइन कर दिए हों, एक ने ही सारे 7 के कर दिए साइन, वो मान लिए जाएंगे कि 7 ने इंडिविजुअल अलग अलग से किए हैं। बेशक से कोई उन्होंने चेंज किया हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले कोई चेंज कर दिया, वो चेंज नहीं माना जाएगा, मतलब कि लीगल माना जाएगा। और ऑब्जेक्टिव बेशक से उसका इलीगल हो, उसके बाद है, और जो उसका ऑब्जेक्टिव हो वो इलीगल है, वो लीगल नहीं माना जाएगा। वो ऑब्जेक्टिव तो उसका इलीगल होगा, उस इलीगल ऑब्जेक्टिव के साथ ही वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस मान लिया जाएगा। ये बातें थी आपकी कि अगर आज हमने टॉपिक किए हैं कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके कौन से इफेक्ट होंगे। पहली बात तो है कि वो एक रजिस्टर्ड होगी, दूसरी बात है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन बन गई, केस कर सकती है, असेट्स खरीद सकती है, बेच सकती है, उस पर केस किए जा सकते हैं। ये सारी बातें अब लागू होंगी क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो गई है। दूसरी बात ये कि ये जो सर्टिफिकेट मिला है रजिस्ट्रेशन का, वो एक किन किन बातों का प्रमाण है, क्या क्या बातें मान ली जाएंगी कि पूरी हो चुकी हैं। तो ये बातें थी 5। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, पूरी प्रोसेस में हमने 4 टॉपिक होते हैं ना पूरी प्रोसेस के, प्रमोशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आएगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये 2 टॉपिक रहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इन दोनों को रिवाइज करो कि प्रमोशन क्या होता है और रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है किसी कंपनी का। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।